अभिवादन। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 जी। इसे आरपीडब्ल्यू एक्ट भी कहते हैं। नमस्कार। हाँ, ये बहुत जरूरी कानून है। हमारे पास इसे समझने के लिए देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का एक दस्तावेज है और इंडिया कोड पर जो कानून का मूल टेक्स्ट है वो भी है जी। तो हमारा इरादा है कि हम इस कानून की आत्मा को समझें। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है ना? ये विकलांग व्यक्तियों के जीवन में गरिमा, बराबरी, अवसर लाने का एक वादा है। तो ये कैसे करता है ये सब? चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो 2016 का कानून है ना, इसने असल में 1995 के पुराने कानून की जगह ली। और सबसे बड़ा फर्क जो ये लाया वो सोच का है। सोच का कैसे? पहले क्या था, विकलांगता को ज्यादातर एक कल्याण या चैरिटी के नजरिए से देखा जाता था, पर ये नया कानून ये इसे मानवाधिकारों का मुद्दा मानता है, एकदम साफ। अच्छा, और ये पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र का जो विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन है, UNCRPD, उसकी भावना के हिसाब से है। भारत ने उस पर दस्तखत भी किए हैं। तो अब फोकस सुविधाओं से हटकर अधिकारों पर आ गया है। ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट लगता है, चैरिटी से अधिकारों तक का सफर। तो फिर इस कानून के सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? क्या गारंटी देता है? हाँ, तो कानून का जो दूसरा अध्याय है ना, वो इसी बुनियाद पर है। वो बिल्कुल साफ कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी बाकियों की तरह ही समानता का, सम्मान के साथ जीने का और अपनी शारीरिक मानसिक अखंडता बनाए रखने का पूरा हक है। ठीक है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ कह नहीं रहा, इसे लागू करने के तरीके भी बता रहा है। जैसे ये किसी भी तरह के भेदभाव को साफ साफ रोकता है। भेदभाव ना करना तो ठीक है, पर अक्सर विकलांगता के कारण जरूरतें तो अलग हो सकती हैं। क्या कानून इसका भी ध्यान रखता है? बिल्कुल, यही तो इस कानून की खास बात है। ये बात करता है उचित समायोजन की, जिसे अंग्रेजी में रीजनेबल अकोमोडेशन कहते हैं। उचित समायोजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकार इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जरूरत के हिसाब से माहौल में, सिस्टम में जरूरी बदलाव या फेरबदल करना होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई व्हीलचेयर यूजर है, उसे ऑफिस की बिल्डिंग में आने जाने के लिए रैंप चाहिए। तो ये रैंप बनवाना कोई मेहरबानी नहीं है, ये उचित समायोजन का हिस्सा है, ताकि वो भी बाकियों की तरह काम पर आ सकें। हाँ, इसमें एक शर्त है कि इससे कोई बहुत बड़ा या अनुचित बोझ न पड़ रहा हो। तो ये दिखाता है कि कानून विकलांगता को सिर्फ एक व्यक्ति की कमी नहीं मानता, बल्कि समाज की बाधाओं के तौर पर देखता है। और इसलिए समाज और सरकार पर जिम्मेदारी डालता है कि वो एक सपोर्टिव, एक सहायक माहौल बनाए। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की हुई या समाज की भी? और आपने महिलाओं और बच्चों का जिक्र किया था, उनके लिए कुछ खास है इसमें? देखिए, जिम्मेदारी सरकार और जो स्थानीय निकाय हैं उनकी तो है ही, पर इसकी जो भावना है वो समाज तक जाती है। और हाँ, महिलाओं और बच्चों पर खास ध्यान दिया गया है। क्या है वो प्रावधान? कानून कहता है कि ये पक्का करना होगा कि विकलांग महिलाओं और बच्चों को उनके सारे अधिकार बराबरी से मिले, कोई भेदभाव ना हो। और बच्चों को तो ये भी हक दिया गया है कि उनसे जुड़े मामलों में उनकी राय ली जाए, उनकी उम्र और समझ को देखते हुए। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, समुदाय में रहने का अधिकार। किसी को भी सिर्फ इसलिए किसी खास इंस्टीट्यूट या आश्रम में रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो विकलांग है। उन्हें अपने घर पर या समुदाय में जरूरी सहायता के साथ रहने का पूरा हक है। सुरक्षा का पहलू भी तो जरूर अहम होगा। कई बार विकलांग व्यक्ति शायद ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हों। बिल्कुल, और कानून इस पर काफी जोर देता है। अध्याय 2 में ही ये बात है। ये क्रूरता, अमानवीय व्यवहार या किसी भी तरह के अपमानजनक बर्ताव से बचाता है। यहाँ तक कि ये भी साफ है कि किसी व्यक्ति की मर्जी और पूरी जानकारी के बिना उन पर कोई रिसर्च नहीं की जा सकती। ठीक। और दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाने के लिए भी खास इंतजाम है। अगर किसी को लगता है कि किसी विकलांग व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या होने का खतरा है, तो वो या कोई संस्था सीधे मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं। फिर मजिस्ट्रेट बचाव के कदम उठाएंगे। और पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भी जिम्मेदारी तय की गई है। अगर कोई पीड़ित शिकायत करता है तो पुलिस को उसके अधिकारों के बारे में, कानूनी मदद के बारे में बताना होगा। और इतना ही नहीं,
अगर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई लड़ाई जैसी आपात स्थिति हो तो उसमें भी विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा और बचाव पर बराबर ध्यान देना होगा। अच्छा, और निजी जिंदगी और नागरिक अधिकारों के बारे में क्या कहता है कानून? जैसे परिवार, बच्चे पालने का हक या वोट डालने का अधिकार। हाँ, कानून इन पहलुओं को भी कवर करता है। ये साफ कहता है कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए उसके माता पिता से अलग नहीं किया जाएगा क्योंकि बच्चा या उसके माता पिता विकलांग हैं। हाँ, अगर अदालत को लगता है कि बच्चे के हित में ऐसा करना जरूरी है तो वो अलग बात है। और प्रजनन अधिकार? उनको भी मान्यता दी गई है, मतलब सही जानकारी पाने का हक है और बिना सहमति के नसबंदी जैसी कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती, इसकी गारंटी है। और नागरिक अधिकारों की बात करें तो वोट डालना एक बहुत अहम हक है। चुनाव आयोग को ये पक्का करना होगा कि पोलिंग बूथ और जो भी चुनावी सामग्री है वो सभी के लिए, खासकर विकलांगों के लिए सुलभ हो, एक्सेसिबल हो। ये दिखाता है कि कानून वाकई जीवन के हर दायरे को छूने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। अच्छा, अब मान लीजिए किसी को कानूनी मदद चाहिए या कोर्ट जाना पड़े या अपनी संपत्ति के बारे में फैसला लेना हो, कानूनी तौर पर मजबूत करने के लिए क्या इंतजाम है? ये बहुत जरूरी हिस्सा है जो धारा 12 और 13 में आता है। कानून न्याय तक पहुंच यानी एक्सेस टू जस्टिस को सुनिश्चित करता है। कैसे? इसका मतलब है कि विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी तक जाने का अधिकार है। सरकार को इसमें मदद करनी होगी, खासकर उन लोगों की जिन्हें ज्यादा सहारे की जरूरत है। मदद मतलब किस तरह की मदद? इसमें मुफ्त कानूनी सलाह देना शामिल है, अदालती दस्तावेजों को आसान फॉर्मेट में उपलब्ध कराना जैसे ब्रेल में या ऑडियो में, और ये भी सुनिश्चित करना कि वो अपनी पसंद की भाषा या तरीके से अपनी बात रख सकें, गवाही दे सकें। ठीक है। और संपत्ति वगैरह के अधिकार? हाँ, कानून कानूनी क्षमता, लीगल कैपेसिटी को भी पूरी तरह मान्यता देता है। मतलब विकलांग व्यक्ति भी दूसरों की तरह ही संपत्ति रख सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट चला सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इन सब कामों को करने का उन्हें बराबर का अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी मानसिक स्थिति या किसी और वजह से, जो खुद फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम ना हो, तब क्या होगा? उसके लिए कानून एक रास्ता सुझाता है, सीमित संरक्षकता का, यानी लिमिटेड गार्डियनशिप। ये धारा 14 में है। सीमित संरक्षकता, ये सामान्य गार्डियनशिप से अलग है। हाँ, ये उससे अलग है। इसमें क्या होता है कि अदालत उस व्यक्ति की सहमति से कुछ खास मामलों में फैसला लेने में मदद करने के लिए और एक तय समय के लिए एक सीमित संरक्षक नियुक्त कर सकती है। यहाँ मकसद व्यक्ति की आजादी छीनना नहीं है, बल्कि उसे जहां जरूरत हो वहां समर्थन देना है। ये संतुलन बनाना जरूरी होगा। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल उठाता है कि समर्थन और स्वायत्तता के बीच सही बैलेंस कैसे बने। कानून का जोर हमेशा व्यक्ति की इच्छा और पसंद का सम्मान करने पर रहता है। अधिकार अपनी जगह है, पर मौके मिलना भी उतना ही जरूरी है ना? जैसे शिक्षा, उस बारे में क्या कहता है ये कानून? शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाता है? हाँ, शिक्षा पर कानून का खास जोर है। ये पूरा अध्याय 3 इसी पर है और ये बात करता है समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की। समावेशी शिक्षा मतलब ये कि सरकारी स्कूल हो या सरकार से मदद पाने वाले स्कूल, उन्हें विकलांग बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एडमिशन देना होगा और उन्हें बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ाना होगा। अच्छा, सिर्फ एडमिशन या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ एडमिशन नहीं। ये स्कूलों की इमारतों को, क्लासरूम को, लैब, लाइब्रेरी, टॉयलेट, सबको सुलभ बनाने की बात करता है। बच्चों की जरूरत के हिसाब से उचित समायोजन करना होगा। उचित समायोजन मतलब शिक्षा में? हाँ, जैसे किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसे सुनने की मशीन देना, या देखने में दिक्कत है तो ब्रेल की किताबें या बड़े प्रिंट वाली किताबें देना। पाठ्यक्रम में जरूरत के हिसाब से बदलाव करना। लक्ष्य ये है कि बच्चे अलग थलग ना पढ़े, बल्कि क्लास का पूरी तरह से हिस्सा बने। तो ये समावेशी शिक्षा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे हकीकत बनाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? क्या इसकी भी बात है? हाँ, बिल्कुल। कानून सरकार को कई जिम्मेदारियां देता है। धारा 17 में ये सब बताया गया है। जैसे स्कूल जाने लायक उम्र के जो विकलांग बच्चे हैं, उनकी पहचान के लिए हर 5 साल में सर्वे करना। अच्छा। जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उन्हें मजबूत करना ताकि वो समावेशी शिक्षा के लिए टीचर तैयार कर सके। स्कूलों में जरूरी टीचर नियुक्त करना, जिसमें सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज और ब्रेल जानने वाले टीचर भी शामिल हों। स्कूलों में रिसोर्स सेंटर बनाना
और जो बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्र हैं उन्हें 18 साल की उम्र तक मुफ्त किताबें, सीखने के सामान और जो भी सहायक उपकरण उन्हें चाहिए वो देना। और आर्थिक मदद? हाँ, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना और परीक्षा प्रणाली को भी लचीला बनाना, जैसे जरूरत पड़ने पर परीक्षा में लिखने के लिए कोई सहायक देना या जवाब देने के लिए ज्यादा समय देना। ठीक है। यहाँ तक कि जो वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम है उनमें भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। शिक्षा के बाद जाहिर है अगला कदम काम और रोजगार का आता है। लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या व्यवस्था है इस कानून में? ये अध्याय 4 का फोकस है। इसमें सरकार को व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग और स्वरोजगार के लिए योजनाएं बनाने को कहा गया है। और अच्छी बात यह है कि ये कहता है कि जो भी मुख्य धारा की योजनाएं चल रही हैं उनमें विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जाए। अलग से कुछ करने के बजाय उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। उनके बनाए हुए सामान को बाजार तक पहुंचाने में मदद करना, इन सब बातों का जिक्र है। खासकर जो बौद्धिक विकलांगता या ऑटिज्म जैसी स्थितियों वाले लोग हैं उनके लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा गया है। सरकारी नौकरियों का क्या? वहाँ भेदभाव रोकने के लिए क्या नियम है? ये अक्सर एक बड़ी चिंता रहती है लोगों की। हाँ, रहती है और इस पर कानून बहुत सख्त है। धारा 20 में साफ लिखा है कि कोई भी सरकारी संस्था नौकरी देने में या तरक्की देने में या रोजगार से जुड़े किसी भी मामले में सिर्फ विकलांगता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। प्रमोशन में भी नहीं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति विकलांग है उसे प्रमोशन से मना नहीं किया जा सकता। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। वो क्या? अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान विकलांग हो जाता है, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसे नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, न ही उसे डिमोट किया जाएगा यानी नीचे के पद पर भेजा जाएगा। तो फिर क्या होगा? उसे उसी सैलरी और भत्तों के साथ किसी दूसरी मुनासिब पोस्ट पर रखा जाएगा जिसके लिए वो योग्य हो। और अगर उस वक्त कोई मुनासिब पोस्ट खाली नहीं है तो एक सुपर न्यूमररी पोस्ट यानी एक अतिरिक्त पद बनाकर उसे तब तक रखा जाएगा जब तक कोई मुनासिब पोस्ट खाली ना हो जाए या वो रिटायर ना हो जाए। ये तो वाकई बहुत बड़ी सुरक्षा है। हाँ, ये नौकरी की सुरक्षा और व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखता है। इसके अलावा हर सरकारी संस्थान को एक समान अवसर नीति बनाने और उसे डिस्प्ले करने को कहा गया है और शिकायतों को सुनने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त करना होगा। काम के अलावा जीवन जीने के लिए और भी सहारे चाहिए होते हैं ना? सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, इन सब के बारे में कानून क्या कहता है? हाँ, ये सब अध्याय 20 में आता है। कानून सरकार को निर्देश देता है कि वो विकलांग व्यक्तियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करें और समुदाय का हिस्सा बने रहने में भी। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने को कहा गया है। किस तरह की योजनाएं? इसमें कई चीजें आ सकती हैं, जैसे जरूरत पड़ने पर रहने की जगह देना, मतलब आश्रय गृह, आपदा के समय खास मदद देना, विकलांग महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष सहायता देना, पीने का साफ पानी और साफ सफाई तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। और आर्थिक सहायता? हाँ, इसमें मुफ्त सहायक उपकरण देना, दवाएं देना, विकलांगता पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, यहाँ तक कि जो लोग उनकी देखभाल करते हैं यानी केयर गिवर्स, उनके लिए भी भत्ते का प्रावधान हो सकता है। और एक खास बात यह है कि इन योजनाओं में जो मदद मिलेगी वो बाकी लोगों के लिए बनी वैसी ही योजनाओं से कम 25% ज्यादा होनी चाहिए। 25% ज्यादा? ये तो महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या वहां भी सुलभता और प्राथमिकता की बात है? हाँ, स्वास्थ्य पर काफी विस्तार से बात की गई है। धारा 25 में कानून कहता है कि सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया करानी चाहिए। हाँ, एक तय आय सीमा तक। और अस्पतालों तक पहुंच? बिल्कुल, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना रुकावट पहुंच होनी चाहिए, मतलब बैरियर फ्री एक्सेस। और इलाज में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विकलांगता को रोकने के उपायों पर भी जोर है, जैसे विकलांगता के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वे करना, जांच करना, बच्चों की साल में कम से कम एक बार स्क्रीनिंग करना ताकि किसी दिक्कत का जल्दी पता चल सके, स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देना। और क्या शामिल है इसमें? साफ सफाई, पीने का पानी, पोषण, इन सब पर जागरूकता फैलाना। माँ और बच्चे की देखभाल यानी प्रसव से पहले और बाद की देखभाल, और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी इसमें शामिल है। पुनर्वास और रिसर्च का भी जिक्र? हाँ, पुनर्वास सेवाओं को बढ़ावा देना, उन्हें सुलभ बनाना और विकलांगता से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च और डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित करने की बात है।
बीमा योजनाओं को भी ऐसा बनाने को कहा गया है कि वो विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव न करें। क्या जीवन के जो थोड़े हल्के फुल्के पहलू होते हैं, जैसे मनोरंजन, संस्कृति, खेलकूद, क्या उनको भी इस कानून में जगह मिली है? हाँ बिल्कुल, कानून मानता है कि एक भरा पूरा जीवन जीने के लिए ये सब भी जरूरी है। ये अध्याय V में ही आता है। अच्छा, क्या कहा गया है? ये कहता है कि सरकार विकलांग कलाकारों और लेखकों को प्रोत्साहन दे। जो कला के केंद्र हैं, मनोरंजन की जगह हैं, वहां तक उनकी पहुंच आसान बनाए, जैसे म्यूजियम, थिएटर वगैरह। जो गतिविधियां होती हैं, स्काउटिंग है, डांस है, कैंप है, उनमें उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो सुनने में अक्षम लोग हैं, उनके लिए टीवी कार्यक्रमों में सांकेतिक भाषा या सबटाइटल की व्यवस्था की जाए। और खेलकूद पर भी ध्यान है। धारा 30 कहती है कि सरकार विकलांग व्यक्तियों की खेलकूद में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो भी खेल की योजनाएं बने, उनमें उन्हें शामिल किया जाए। खेल के मैदानों, स्टेडियम, जिम वगैरह को उनके हिसाब से सुलभ बनाया जाए। उनकी ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के लिए फंड भी दिया जाए। हमने बीच बीच में बेंचमार्क विकलांगता शब्द कई बार सुना। इसका ठीक मतलब क्या है और इन लोगों के लिए क्या कुछ खास प्रावधान है? हाँ, बेंचमार्क विकलांगता एक महत्वपूर्ण टर्म है इस कानून में। इसका मतलब है कानून की अनुसूची शेड्यूल में जो 21 तरह की विकलांगताएं बताई गई हैं, उनमें से किसी एक का कम से कम 40% स्तर होना, और इसे एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब एक मेडिकल अथॉरिटी प्रमाणित करती है। 21 तरह की विकलांगताएं पहले तो कम थी शायद। हाँ, 1995 के कानून में सिर्फ 7 थीं। इस कानून ने दायरा बहुत बढ़ा दिया है। इसमें कई तरह की स्थितियां शामिल हैं, जैसे चलने फिरने में दिक्कत वाली, जिसमें सेरिब्रल पाल्सी, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी वगैरह आते हैं। और देखने या सुनने में अक्षमता, बोलने या भाषा की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमताएं जिसमें सीखने की खास दिक्कतें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी शामिल हैं। मानसिक बीमारियां, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज और एक से ज्यादा विकलांगता होना यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सरकार चाहे तो इस लिस्ट में और नाम भी जोड़ सकती है। तो ये जो बेंचमार्क श्रेणी वाले लोग हैं, मतलब जिनमें 40% या उससे ज्यादा विकलांगता है, क्या उन्हें कुछ अतिरिक्त अधिकार या सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, इनके लिए अध्याय V में कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला तो 6 से 18 साल के हर बेंचमार्क विकलांग बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, अपने नजदीकी स्कूल में या स्पेशल स्कूल में, जैसी जरूरत हो। और उच्च शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाँ, सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त जो हायर एजुकेशन संस्थान है, उनमें कम से कम 5% सीटें इनके लिए आरक्षित होंगी, और एडमिशन के लिए ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट मिलेगी। और सरकारी नौकरियों में जो कुल खाली जगहें हैं, उनमें से कम 4% आरक्षण इनके लिए होगा। और इस 4% को भी अलग अलग विकलांगता श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे 1% अंधापन और कम दृष्टि वालों के लिए, 1% बहरे और सुनने में कठिनाई वालों के लिए वगैरह। प्रमोशन में भी आरक्षण है? हाँ, कानून प्रमोशन में भी आरक्षण की बात करता है, हालांकि इस पर कुछ विवाद और कानूनी मामले भी रहे हैं। अच्छा, क्या निजी क्षेत्र या दूसरी सरकारी योजनाओं में भी इनके लिए कुछ खास है? निजी क्षेत्र के लिए कानून सीधे आरक्षण की बात तो नहीं करता, पर सरकार को कहता है कि वो ऐसे एम्प्लॉयर्स को प्रोत्साहन दे जो अपने यहाँ कम से कम 5% कर्मचारी बेंचमार्क विकलांगता वाले रखते हों। सरकार को विशेष रोजगार कार्यालय, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाने होंगे या मुख्य धारा के दफ्तरों में इनके लिए अलग सेल बनाने होंगे। और जो भी गरीबी हटाने या विकास की योजनाएं हैं, जैसे सरकार जमीन देती है या घर देती है, उन योजनाओं में भी 5% आरक्षण इनके लिए होगा, और इसमें विकलांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शायद रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती हो, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है? हाँ है। कानून उन्हें उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्ति कहता है, यानी पर्सन्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। ये अध्याय 7वें में है। ये कौन लोग होते हैं? ये वो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति हैं जिन्हें अपने रोज के काम करने में, जैसे खाना पीना, नहाना धोना या फैसले लेने में या समाज में शामिल होने में बहुत ज्यादा शारीरिक, मानसिक या दूसरे तरह के सहारे की जरूरत पड़ती है। गहन सहायता चाहिए होती है। तो उनके लिए क्या किया जाता है?
ऐसे व्यक्ति खुद या उनकी तरफ से कोई और, जैसे उनके परिवार वाले या कोई संस्था, सरकार द्वारा बनाई गई एक अथॉरिटी को इस उच्च समर्थन के लिए आवेदन दे सकते हैं। फिर एक कमेटी जांच करेगी कि किस तरह के और कितने समर्थन की जरूरत है, और फिर वो समर्थन उन्हें मुहैया कराया जाएगा। ये समर्थन कई तरह का हो सकता है, पर्सनल असिस्टेंट, थेरेपी या कोई और जरूरी मदद। ये सारे प्रावधान सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफी व्यापक हैं, लेकिन इन्हें लागू कौन करेगा? मतलब इन्हें जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को क्या क्या करना होगा? बिल्कुल, लागू करना सबसे अहम है और इसमें सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है। अध्याय 8 पूरा सरकार के कर्तव्यों पर ही है। क्या है वो कर्तव्य? सबसे पहला और जरूरी काम है लोगों में जागरूकता फैलाना, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में, इस कानून के बारे में, समाज को संवेदनशील बनाना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा, सुगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी के मानक स्टैंडर्ड्स तय करना और उन्हें लागू करवाना। ये हर चीज के लिए, सरकारी इमारतें हों, प्राइवेट दफ्तर हों, सड़कें हों, बसें, ट्रेन, हवाई जहाज़ों, वेबसाइटें हों, मोबाइल ऐप हों, किताबें हों, हर चीज। और ये मानक कब तक लागू करने हैं? कानून कहता है कि जो भी नए नियम या मानक बने उनका पालन तो अनिवार्य होगा ही। जो नई इमारतें बनेंगे उन्हें तो शुरू से ही सुलभ बनाना होगा, और जो पुरानी सरकारी इमारतें हैं उन्हें 5 साल के अंदर सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सर्विस वाली जगह हैं, जैसे अस्पताल, मॉल, बैंक वगैरह, उनके लिए भी समय सीमा तय की गई थी। परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में भी कुछ है? हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को बसें, ट्रेन वगैरह सुलभ बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। वेबसाइटों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सुलभ बनाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को भी ध्यान रखना होगा। या इन सब कामों की कोई निगरानी होगी? या अगर किसी को शिकायत हो तो वो कहाँ जाएगा? इसका कोई सिस्टम है? हाँ बिल्कुल, कानून एक पूरा ढांचा खड़ा करता है इसे लागू करने और निगरानी करने के लिए। अध्याय 9 से 13 तक इसी के बारे में है। क्या है वो ढांचा? देखिए, जो भी संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। विकलांगता का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उसकी प्रक्रिया तय की गई है। केंद्र और राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी बनाए जाएंगे, जिनमें विशेषज्ञ और विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। ये बोर्ड नीतियों पर सरकार को सलाह देंगे। और निगरानी के लिए? निगरानी और अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद है केंद्र में मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और राज्यों में राज्य आयुक्त, स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इनके पास क्या शक्तियां हैं? इनके पास काफी शक्तियां हैं। ये खुद से किसी मामले का संज्ञान ले सकते हैं या शिकायत मिलने पर जांच कर सकते हैं। ये किसी सिविल कोर्ट की तरह गवाहों को बुला सकते हैं, दस्तावेज मंगवा सकते हैं और जांच के बाद सरकार या संबंधित अथॉरिटी को सिफारिशें दे सकते हैं। और अगर किसी को अदालत जाना हो? उसके लिए हर जिले में विशेष अदालतें, स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान है ताकि विकलांगता से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। और अगर कोई इन नियमों को ना माने तो क्या सजा का भी प्रावधान है? क्योंकि बिना सजा के डर के कई बार लोग कानून मानते नहीं हैं। हाँ, ये भी सोचा गया है। अध्याय 16 अपराधों और दंड के बारे में है। अगर कोई इस कानून के किसी प्रावधान का या इसके तहत बने नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। किस तरह का दंड? पहली बार गलती करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर वही गलती दोबारा या बार बार की जाती है तो जुर्माना 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर कोई कंपनी कानून तोड़े? तो उस कंपनी के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, उन पर कार्रवाई हो सकती है जब तक वो ये साबित ना कर दें कि ये उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। धोखाधड़ी करने पर? अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से विकलांगों के लिए बने फायदे या लाभ हासिल करने की कोशिश करता है तो उसे 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अत्याचार के लिए? हाँ, कानून में विकलांग व्यक्तियों के साथ होने वाले अत्याचारों को भी अपराध माना गया है और उनके लिए सख्त सजा है,
जैसे उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, उन पर हमला करना या बल प्रयोग करना, उन्हें जानबूझकर खाना या पानी न देना, उनका यौन शोषण करना या उनके जो सहायक उपकरण हैं जैसे व्हीलचेयर या बैसाखी उन्हें छीन लेना या नुकसान पहुंचाना। इन सब अपराधों के लिए कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये तो काफी मजबूत प्रावधान लगते हैं दंड के मामले में। जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये आरपीडब्ल्यूआई एक्ट 2016 वाकई समानता, समावेश, सुगम्यता, सुरक्षा और सशक्तिकरण इन स्तंभों पर खड़ा है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ये कानून विकलांग व्यक्तियों को समाज में एक बराबरी का दर्जा देता है। ये उन्हें अब सिर्फ दया या मदद के पात्र के तौर पर नहीं देखता, बल्कि अधिकारों के धारक के रूप में स्थापित करता है। ये कोशिश करता है कि वो समाज में पूरी तरह से और असरदार तरीके से शामिल हो सकें, जैसा कि यूएनसीआरपीडी कहता है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं रैंप बनाने या ब्रेल किताबें छापने तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं आगे जाकर सोच बदलने की भी बात करता है। सुनने में ये निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत और आगे की सोच वाला कानून लगता है। बेशक कागज पर तो ये एक बहुत ही प्रगतिशील और मजबूत ढांचा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आखिरी बात जो शायद सोचने वाली है, हाँ बताइए। वो ये कि कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर सही मायने में उतारना, उसकी भावना को लागू करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। असली बदलाव तो तभी आएगा जब इस कानून के साथ साथ समाज का नजरिया भी बदलेगा। सही कहा। तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है ना, कि कानून के जो इरादे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच जो फासला कई बार दिखता है, उसे कैसे भरा जाए। कैसे ये पक्का किया जाए कि इस कानून की जानकारी, इसके फायदे हर जरूरतमंद विकलांग व्यक्ति तक पहुंचे, इसे सही ढंग से लागू करना, इसकी लगातार निगरानी करना और सबसे बढ़कर समाज का इसे दिल से अपनाना ही इसकी असली कामयाबी तय करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी विचार के साथ हम विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 पर इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।